हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 25 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 25 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सबसे पहले हम लोग कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस थीम के साथ 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। तो थीम थी रीड योर वे। एएसआई का आर्यभट्ट पुरस्कार डॉक्टर पावावुलुरी सुब्बा राव को दिया गया है। इसरो के साइंटिस्ट थे। और नेपाल में अभी हाल ही में दोस्तों इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कुवैत जो है यहाँ पर पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया है। सोमपेन जनजाति ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इसने पहली बार वोटिंग में हिस्सा लिया है। और आईपीएल इतिहास में 200 विकेट और सर्वाधिक विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में 6.8% की वृद्धि आई हुई है। भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा सेना पर खर्च करने वाला देश है। चाइनीज ग्रां प्री मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और केआईएसएस मानवतावादी सम्मान से सम्मानित किए गए हैं रतन टाटा जी। एटीपी बार्सिलोना ओपन 500 का खिताब जीत लिया है दोस्तों कैस्पर रूड ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन 1 मिनट में। बात करेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ। लेकिन ये क्विज और पीडीएफ भी आप सॉल्व किया करो, आप ही के लिए दिया जाता है। क्विज और पीडीएफ डेली ये प्रोवाइड किया जाता है, आप लोग एमजेटी ऐप पर जाकर सॉल्व किया करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दोस्तों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होता है। 24 अप्रैल के दिन एक्चुअली में 1993 को 1993 को देश में पंचायती राज व्यवस्था की मतलब ऑफिशियल तरीके से संवैधानिक तौर पर लागू किया गया था। तो उसी के दिन हम लोग 24 अप्रैल का दिन पिकअप किए उसी की याद में, और उसके बाद से 2010 से मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जो एक्ट बना था, जो लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था। एक्चुअली में दोस्तों इसके लिए संविधान में संशोधन लाए गए। कई बार समितियां बनी, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रंगनाथन समिति। ये सभी समितियां जो हैं पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड हैं। ये सभी समितियां समय समय पर बनती रही। सबने अपने अपने सुझाव दिए कि पंचायती राज कैसा होना चाहिए। गांधी जी का भी ये कहना था, और बहुत प्राचीन समय से भारत में होता आया है कि अगर पूरे देश में एक बहुत बड़े विस्तारित क्षेत्र में अगर राज करना है ना, तो उस राज्य का जो शासन है, शासन का जो विकेंद्रीकरण है, वो पूरा ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए। मतलब ऊपर से टॉप लेवल से नीचे लेवल तक की होना चाहिए, तभी अच्छे तरीके से शासन हो सकता है। मूलभूत सेवाएं सुविधाएं एक एक व्यक्ति तक पहुंचाई जा सकती हैं। तो इसके लिए सुझाव दिए सभी लोगों ने। अलग अलग समय पर कोई 2 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने के सुझाव दिया, कोई त्रिस्तरीय दिया सुझाव। तो ऐसे ऐसे कई बार कमेटीज बैठी, सभी सरकारें आती, इस पर विचार विमर्श होता, बैठी जाती। लेकिन 1992 का एक बिल आया, 73वां संविधान संशोधन बिल 1992 वाला, जो कि 1993 में जाकर के लागू हुआ और 73वां संविधान संशोधन बना। ये जो था, ये प्रॉपर तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को भारत में संवैधानिक तौर पर दर्जा दे दिया था। इसके लिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जुड़ी। ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं उनको भी त्रिस्तरीय और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी त्रिस्तरीय। तो शहरी क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय नगर पंचायत, और ये 12वीं अनुसूची में किया गया। मतलब इसके लिए 92वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है जी। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन का अनुच्छेद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया, इसी दिवस की याद में। अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू हुई थी, तब आप बताना 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में। उस टाइम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू की गई थी, मतलब शुरुआत किया गया था। ठीक है ना। लेकिन संवैधानिक तौर पर 1992 के बाद में, 1993 से। अगला, ये प्रमुख दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अप्रैल महीने के दिवस हैं ये। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया? तो जैसा कि आप सबको पता है कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, या कहें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, या इसको और फिल्टर करें 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ये पद्म पुरस्कार जो होते हैं, वीरता पुरस्कार जो होते हैं, इन सब की घोषणाएं करते हैं राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उस टाइम पर घोषणा की थी कि किसको किसको मिलेगा। मैंने आपको वीडियो भी दी इस पर। लेकिन
वो घोषणा के बाद आगे चल करके उस टाइम पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता, क्योंकि 26 जनवरी का इवेंट रहता है, आप जानते हो 26 से 31 जनवरी तक पूरा पूरा चलता है इवेंट। इनफैक्ट अब तो पराक्रम दिवस से ही 23 जनवरी से ही शुरुआत हो गया है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती से लेकर के 31 जनवरी तक चलता है गणतंत्र दिवस समारोह। तो वो तो चलता है, इसलिए इसको पोस्टपोन किया जाता है कि चलो कभी मार्च अप्रैल में आगे चल करके खाली टाइम रहेगा, जब कोई इवेंट नहीं रहेगा उस टाइम पर सबको बुला करके पुरस्कार दे दिया जाता है, क्योंकि संख्या भी भाई बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए अभी जाकर के वो दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी वितरण किया गया है और अनाउंसमेंट वही वाला हुआ था। ऐसा नहीं कुछ लोग डरे ना कि अरे ये क्या अभी कुछ दिन पहले बताया था वो याद किया मैंने अभी फिर से याद करना पड़ गया, नहीं, वही लोग हैं अब सम्मानित किए जा रहे हैं। अनाउंसमेंट तभी हुआ था। तो देखो इसमें कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार पूछा गया है। तो पद्म पुरस्कार आप जानते हो 3 टाइप से होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये तीनों पद्म पुरस्कार कहलाते हैं। और उसमें सबसे ऊपर एक और जोड़ दो, भारत रत्न। तो ये 4 सिविलियन अवार्ड या नागरिक सम्मान कहलाते हैं। नहीं समझे, फिर से सुनो, 4 नागरिक सम्मान होते हैं, एक होता है भारत रत्न, उसका तो अलग ही लेवल है, भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद 3 पद्म पुरस्कार होते हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होता है। तो पद्म पुरस्कार पूछा जाए तो 3 बताना, नागरिक सम्मान पूछा जाए तो 4 बताना, भारत रत्न को लेकर, सबसे बड़ा वाला ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां पर पद्म पुरस्कारों की बात की जा रही है, तो टोटल 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 5 व्यक्तियों को, 17 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्रम वारिता वही वाला है, ऊपर से ही जैसे जैसे मैं बोलते आ रहा हूं, ठीक है ना। सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछा जाए तो भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट जो होता है पद्मश्री होता है सिविलियन अवार्ड, ठीक है। तो 132 टोटल को दिया गया है पद्म पुरस्कार। चलिए अब लिस्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में बुला करके दिल्ली में। इस बार 5 को भारत रत्न दिया गया और 5 को भारत रत्न अलग अलग टाइम पर अनाउंस किया गया था, बाद में आगे चल करके आपने देखा। तो सबसे पहले तो कर्पूरी ठाकुर जी को, फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन जी को। इन 5 को इस बार भारत रत्न दिया जाएगा, यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाएगा। इस पर मैंने आपको वीडियो दी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, सबके बारे में डिटेल बताया था। भारत रत्न आपसे पूछा जा सकता है और पद्म भूषण, पद्म विभूषण पूछा जा सकता है, ठीक है। ये विभूषण है, पद्म विभूषण एक्चुअली में, ठीक है। तो श्रीमती विजया माला बाली जो है ये कला के लिए तमिलनाडु की हैं, इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया जाएगा। कौनिदेला चिरंजीवी को, एम वेंकैया नायडू जी पूर्व उपराष्ट्रपति, श्री वंदेश्वर पाठक और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ विभूषण कर लो। चलिए, तो ये डिटेल याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला, अप्रैल 2024 में किस राज्य में सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 मनाया गया। त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम महोत्सव जो है एक मंदिर महोत्सव है, मतलब मंदिर में आयोजित होने वाला महोत्सव है और ये बहुत बड़े लेवल, बड़े स्तर पर मनाते हैं केरल के लोग। केरल में ये मनाया जाता है, हालांकि अब केरल के लोग पूरी दुनिया में फैले हैं तो पूरी दुनिया में भी सब लोग अपने अपने स्थानों पर सेलिब्रेट करते हैं। तो केरल में ये त्रिशूर पूरम महोत्सव जो है मंदिर महोत्सव काफी भव्य रूप में लोग संगीत, जुलूस, मेला ये सब लगा करके मनाते हैं। 7 दिनों का चलने वाला ये त्योहार होता है, मेला होता है। छठा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, सीजीएल वाले इस लाइन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मलयावलम महीने के मेडम में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो कोचीन के शासक थे एक टाइम के, साक्तन थम्पुरन। तो इन्होंने 1796 में त्रिशूर पूरम की शुरुआत की थी, इस महोत्सव की शुरुआत की थी। क्लियर है जी। आगे अब कुछ और महोत्सव देख लीजिए, जैसे शक्ति महोत्सव अभी 7 शक्तिपीठों में मनाया गया। इसके अलावा गणगौर उत्सव राजस्थान में आयोजित हुआ। उगादि महोत्सव आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक पर, आपने देखा गुड़ी पड़वा मनाया गया था उस टाइम पर। सिग्मोत्सव जो है ये गोवा में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में गोरसम कोरा महोत्सव मनाया गया। मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे, डेटा ट्रैफिक के मामले में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है। डेटा ट्रैफिक के बारे में, डेटा ट्रैफिक मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा डेटा कंज्यूम हो रहा है, डेटा यूज हो रहा है, उसके मामले में सबसे ज्यादा बड़ा मोबाइल नेटवर्क कौन बन गया है, तो आप जानते ही हो नाम, जियो, धन धनाधन। रिलायंस जियो जो है आज के टाइम पर इसके यूजर्स
एक तो यूजर्स ज़्यादा हैं, दूसरा यूजर्स जो ज़्यादा हैं वो डेटा का भरपूर यूज भी कर रहे हैं, क्योंकि डेटा क्रांति यही लाया है। रिलायंस जियो जब आया तब से डिजिटल क्रांति आई, और उसके बाद से ही जान लो भारत में हम जैसे यूट्यूबर भी आए, ठीक है ना, इन्हीं की देन है। नहीं तो कहाँ इतना पॉसिबल था, इतने सारे यूट्यूब चैनल वगैरह बन गए, अब कंज्यूमर भी बने, लोग देखने वाले भी बने, डाटा का यूज करने वाले भी बने, है ना, और डाटा को देने वाले भी बने। फिलहाल जो भी है, तो ये आज के टाइम पर टॉप ऑपरेटर बन गया है पूरा विश्व का। विश्व में सबसे ज्यादा डाटा यूज होता है इनके पास। कुल ट्रैफिक जो है 40.9 एक्साबाइट तक पहुंच गया है, एक्साबाइट, ठीक है। इसके बाद 35.2% की प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अब तो मोनोपोली इनकी ऐसी हो गई है कि मतलब या तो जियो या तो सुनसान में जियो है ना, वीराने में जियो, अकेले में जियो। तो जियो आजकल जो है सबके मोबाइल में पहुंच ही गया। 2024 तक 481.8 मिलियन इसके ग्राहक हो चुके हैं। 108 मिलियन ग्राहक तो जियो के ट्रू 5G स्टैंड अलोन नेटवर्क पर है, ट्रू 5G वाले। प्रति व्यक्ति मासिक डेटा उपयोग पिछले 3 वर्षों में 13.3 जीबी से बढ़कर 28.7 जीबी बढ़ गया है। कुछ तो आईपीएल की भी देन है ना। अब मोटा भाई अंबानी का दिमाग देखो, पहले क्या होता था, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचते हैं। पहले क्या होता था कि जैसे जब हॉट स्टार वाले जब दिखाते थे आईपीएल, तो ये आगे चलकर शुरुआत में तो क्या किए कि चलो जो जो फुल एचडी वाली होगी आईपीएल में, फुल एचडी करके जो देखेगा उनके लिए प्रीमियम देना होगा, और फ्री वाले में 360 वाले में फ्री होगा। आगे चल करके उन्होंने सबके लिए पेड कर दिया कि जो आईपीएल देखेगा पेड करेगा। मोटा भाई आए, ये पाए जब उसका डिजिटल मीडिया राइट आईपीएल का, फिर उन्होंने पहले तो फ्री कर दिया। उसके बाद ये कहे कि चलो खुल के भैया 1080 पे देखो, हम तो चाहते ही हैं कि 1080 पे देखो, फुल एचडी पे देखो। क्यों? क्योंकि जितना फुल एचडी पे देखोगे उतनी जल्दी डाटा खत्म होगा, डाटा खत्म होगा तो कहाँ रिचार्ज कराओगे यहीं पर, ठीक है ना। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जैसा कि आप जानते हो दिशा पब्लिकेशन की बुक मैं आपको रिकमेंड किया करता हूं। इनकी जनवरी से लेकर मार्च तक की क्वार्टरली करंट अफेयर की बुक आई हुई है, मतलब त्रैमासिक जो बुक आती है। तो फर्स्ट क्वार्टर की ये बुक आई है। अगर आप इसको लेना चाहें तो इसको ऑर्डर जरूर करें। इसके साथ में ये बुक फ्री में दी जा रही है, जो स्टैटिक जीके की है। स्टैटिक जीके में इसमें जो लास्ट टाइम पर आपको एग्जाम में देख करके जाना होता है वो सारी चीजें दी गई है, बिल्कुल पॉकेट बुक है। तो इसी के साथ ये फ्री मिल रही है। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें दी गई है। इसमें जो सबसे खास चीज लगी वो ये कि इन्होंने ऐसे और ऐसे आइडियाज पर भी सेक्शन दे रखे हैं, और वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सब के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ इसमें जो जनवरी से मार्च 2024 के बीच में एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर के, वो भी इंक्लूडेड है। आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर के, उनके लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। और टॉप 10 स्टेट्स के इसमें जो टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं या पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ बैंकिंग, रेलवे, एग्रीकल्चर, इन सब का अलग से भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये जो मैं बुक लिया हुआ हूँ ये इंग्लिश की है, आप अगर चाहें तो हिंदी वाली भी इनके पास ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में ये बुक लेना मत भूलिएगा, ये बुक इसके साथ फ्री में मिल रही है, ठीक है ना। तो ये त्रैमासिक करंट अफेयर है जनवरी से मार्च तक का, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट पर सर्च करके या नजदीकी स्टोर से भी आप मांग सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में भारत में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया। तो दोस्तों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में सबसे हल्का, सबसे लाइट वेट का बुलेट प्रूफ डिजाइन किया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। ये बुलेट प्रूफ जो है ये स्नाइपर की गोलियों को भी सहन करने की क्षमता रखता है। अभी इस पर जब टेस्ट किया गया चंडीगढ़ में तो 6 स्नाइपर की गोलियां मारी गई और उन सब को ये रोक दिया सक्सेसफुली। एक बेहतरीन बुलेट प्रूफ जैकेट वही होती है जो जो घातक से घातक बंदूकों की जो गोलियां हैं उनको झेल सके और रक्षा कर सके अपने सुरक्षा कर्मियों की। तो डीआरडीओ ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्नाइपर मतलब मामूली बात नहीं। स्नाइपर आप देखते हो ना, जो दूर से निशाना लगाकर मारते हैं ना, उनकी गोली भी लंबी होती है, खतरनाक होती है। तो जब स्नाइपर की गोली झेल जा रही है तो इसका मतलब है ये बहुत ही सॉलिड है। और इसको चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में अभी डीआरडीओ ने टेस्ट किया इसका, और उसके बाद इसको लॉन्च कर दिया है। ये सबसे हल्का बुलेट प्रूफ लाइट वेट जैकेट है। पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से ये बनाया गया है। अगर बहुत डिटेल में पूछेगा तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है जी। आगे बाकी डीआरडीओ के बारे में तो आप जानते हो ना, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं और हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, नई दिल्ली में है। अगला अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में पापुआ न्यू गिनी ने किसको भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया।
पापुआ न्यू गिनी ने भारत में अपना रक्षा सलाहकार डिफेंस एडवाइजर नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? ये नियुक्त हुए हैं दोस्तों एडिसन नेपियो, कर्नल एडिसन नेपियो। ये दिख रहे हैं कर्नल एडिसन नेपियो, ये रक्षा सलाहकार होंगे भारत में पापुआ न्यू गिनी के। तो अभी आपको अगर याद हो, पिछले साल मई में पीएम मोदी जब G7 की समिट में हिस्सा लेने गए थे, एज ए गेस्ट इनको बुलाया गया था, भारत G7 का हिस्सा नहीं है, जापान में हुआ था हिरोशिमा में G7 की समिट, तो वहां पर इनको बुलाया गया था, तो वहां पर गए थे हिस्सा लेने, फिर लौटते टाइम ये पापुआ न्यू गिनी भी गए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। तो वहां पर जब ये गए थे पापुआ न्यू गिनी में, तब वहां पर इन्होंने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन यानी फिपिक के तीसरे सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। उसके बाद पापुआ न्यू गिनी का इनको सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था, याद होगा आपको, मैंने बताया है कई बार आपको। तो वहां पर ये हुआ था, तो ये पापुआ न्यू गिनी से आप रिलेशन भी जान ले सकते हो। इसके अलावा राजनयिक संबंधों की बात करें तो 1976 में हम लोगों ने अपना राजनयिक संबंध जो है औपचारिक रूप से पापुआ न्यू गिनी से तब स्टार्ट किया था। पापुआ न्यू गिनी मैप में अगर आप देखोगे तो ये आपका इंडोनेशिया के बगल पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पड़ता है, ठीक है। राजधानी इसकी पोर्ट मोरेस्बी है, प्रधानमंत्री है जेम्स मरापे, मुद्रा होती है इसकी कीना होती है इसकी मुद्रा, ठीक है जी। चलिए अगला, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? लॉरियस अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। स्पोर्ट में ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस बार मिला है किसे? एताना बोनमती को। एताना बोनमती को, जो कि ये स्पेन की हैं और स्पेन की ये फुटबॉलर है, ठीक है ना, महिला फुटबॉलर हैं। आपने अभी तक फीमेल का देखा, मेल का किसने जीता? मेल का जीता नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच आप सबको पता है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और सर्बिया के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सर्बिया के रहने वाले हैं और इनके नाम सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है, ये मत भूलना, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इनको लॉरियस का वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और ये एक दो बार नहीं, 5वीं बार ये खिताब जीते हुए हैं। 2012, 15, 16 और 19 के बाद अब 2024 में जीते हुए हैं। वहीं लॉरियस का वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को, ठीक है ना, स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को मिला है। चलिए अगला, ये बाकी की लिस्ट है, अगर आप देखना चाहो तो इसे देख सकते हो, इसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं सब। अगला, हाल ही में IEEFA और एम्बर इसके द्वारा जारी इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य कर्नाटक और गुजरात है। अभी एक रिपोर्ट आई है, एक इंडेक्स आई है, IEEFA और एम्बर के द्वारा मिलकर के ये रिपोर्ट जारी की गई है, इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन की रिपोर्ट। और इसमें बताया गया है कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सबसे ऊपर चल रहे हैं इस समय गुजरात और कर्नाटक। यहाँ पर ये रिपोर्ट आप देख सकते हो डिटेल में। इन्होंने परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, इसके अलावा डिकार्बोनाइजेशन, इसके अलावा रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, ये सब पर लेकर के डिटेल रिपोर्ट पब्लिश की हुई है। तो ओवरऑल स्कोर में यहाँ पर कर्नाटक और गुजरात को मिलता है हाईएस्ट नंबर, ठीक है जी। आगे कुछ और डिटेल की बात करें तो IEEFA का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन लोग को थोड़ा सा और अपना इसके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर, और इस पर काम करना चाहिए। यहाँ पर स्थिति खराब है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस अस्पताल को लगातार 5वें वर्ष भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का खिताब दिया गया? तो भारत में लगातार 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट हॉस्पिटल बना है दोस्तों मेदांता गुरुग्राम। मेदांता गुरुग्राम को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है ना। न्यूज वीक जो है ये जारी करता है रिपोर्ट का, न्यूज वीक जो है इसने रिपोर्ट जारी की हुई है। और मेदांता गुरुग्राम मतलब मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम वाला, तो वो जो है ये टॉप पर आ रहा है पिछले 5 बार से। जैसे मेदांता हॉस्पिटल है, इसके कई यूनिट्स हैं, एक यहाँ पर हॉस्पिटल लखनऊ में भी है, ठीक है। तो ऐसा में इसका जो गुरुग्राम में जो है इसका है हॉस्पिटल, वो सबसे टॉप का प्राइवेट हॉस्पिटल बनता आ रहा है लगातार 5वीं बार। न्यूज वीक ने ये रिपोर्ट जारी की हुई है। और तो और दुनिया के 250 टॉप हॉस्पिटल्स में भी इसने अपना नाम हासिल करा लिया है, मतलब दर्ज करा लिया है। ये रैंकिंग 85,000 से ज्यादा चिकित्सा विशेषज्ञ जो हैं इनके फीडबैक
रोगियों का सर्वेक्षण सर्वेक्षण और सार्वजनिक डेटा विश्लेषण इनके आधार पर तैयार की गई है रैंकिंग। ठीक है जी, आगे देखते हैं। हाल ही में किसने 21वां आयरिश फिल्म और टीवी एकेडमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो 21वां आयरिश फिल्म और टीवी एकेडमी का अवार्ड जीत लिया है किसने? सिलियन मर्फी ने। भाई जिसको ऑस्कर मिल गया, जिसको गोल्डन ग्लोब मिल गया, जिसको बाफ्टा मिल गया, तो ये किसी और को कैसे दे सकते थे? इन्होंने भी कहा चलो हम भी इसी को दे देते हैं। बड़ा आसान है, देखो ये लोग ना, जैसे तो मुझे तो लगता है फिक्सिंग। अब इतना भी अच्छा नहीं था ये ओपेनहाइमर कि जितना में इसका सारा का सारा अवार्ड उठा के दे दिए। बेस्ट एक्टर, इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, ये 3 कैटेगरी जो है, इसमें आप चाहे गोल्डन ग्लोब ले लो, बाफ्टा ले लो, या फिर आप ये ले लो, ऑस्कर ले लो। तीनों अवार्ड इनमें सबको मिला, और यहाँ पर भी टीवी अकादमी का भी मिला है, अभी आयरिश टीवी अकादमी का भी। ऐसा नहीं है कि और दुनिया में और बढ़िया बढ़िया मूवीज नहीं बनी, बनी बहुत सारी मूवी बनी। फिलहाल इन लोगों ने काम एक आसान कर दिया है कि ये हर बार करते हैं ऐसा कि हम लोग के लिए कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखते हैं याद करने के लिए, यही वाला आप सब में लगा सकते हो। तो याद रखना, केलियन मर्फी की ये अभिनीत, मतलब ये केलियन मर्फी है एक्टर, क्रिस्टोफर नॉलन उसके डायरेक्टर हैं जिन्होंने वो मूवी बनाई है। क्रिस्टोफर नॉलन जो है, इनकी मूवीज देखा करो, जो लोग हॉलीवुड प्रेमी हैं इनकी कई मूवीज हैं, आप देखना बहुत जबरदस्त होती हैं। और मूवी का नाम है ओपेनहाइमर, जो ओपेनहाइमर के ऊपर बनी है। ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने परमाणु बम बनाया था, न्यूक्लियर बम, ठीक है, जिससे जापान को गिराया गया था, जिस पर बाकी डिटेल में बता ही चुका हूं। तो गोल्डन ग्लोब, बाफ्टा, ऑस्कर और अब आयरिश फिल्म टीवी अकादमी अवार्ड सब ये पा गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे ये, और आई होप आपने ये अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, रिवीजन किया होगा। इसकी क्विज जाकर के एमजेटी ऐप पर सॉल्व कर लेना। बाकी ये पुरस्कार सम्मान की लिस्ट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग देखेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो मैंने कल आपसे पूछा था, विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? थीम है, क्या है थीम? प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है ना? ये नहीं है जी, ये है प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक है, सेव द प्लानेट नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? तो वर्तमान में हो चुकी है संख्या 17, ठीक है जी, कितनी? 17। चलिए आज आपको क्या बताना है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन चेयरमैन अमरेटिस रतन टाटा को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन अमरेटिस जो हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है ये आपको बताना है। कब कब किया गया है ये बता दोगे तो और अच्छी बात होगी। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में टॉप पर कौन है? सबसे ज्यादा सैन्य खर्च कौन करता है, सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, आयात कौन करता है? ये तीनों बताया था मैंने, ये तीनों आप बता दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये वीडियो आप देख सकते हो, और कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।